आज तारीख है 20 जुलाई 2025। आज ठीक एक साल हो गया है उन बच्चों को जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और उनके साथ धोखाधड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट आज तक उन्हें न्याय नहीं दे पाया। यूपीएससी जैसे हाईली रेप्यूटेड एग्जाम की हर साल धज्जियां उड़ाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पर। कोटा में आज भी इतनी नोटबुक्स नहीं बिकती जितनी हर साल पंखे से लटकने के लिए रस्सियां बिक जाती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उस सिस्टम के बारे में जिसको सब ब्लेम करते हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। जब एक देश का बच्चा स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करे और एक घर की बेटी जिसको स्कूल जाना बहुत पसंद है वो घर में सिर्फ चूल्हा चौका करे तो समझ लेना देश का फ्यूचर का गला घुट चुका है। डिजिटल इंडिया के जमाने में जहां एआई स्कूल के सिलेबस में आ गया वहां आज भी 14 लाख स्कूल के अंदर से 8 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट ही नहीं है। तो एआई तो बहुत दूर की बात है और इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि पढ़ेगा भारत। पर मेरा सवाल है कैसे पढ़ेगा भारत, ऐसे? और कौन पढ़ाएगा भारत? जब बच्चा पैदा होता है तब प्ले स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल से आगे वो नर्सरी में जाता है, नर्सरी से फर्स्ट सेकंड थर्ड करते 10th तक जाता है, 10th के बोर्ड देता है, फिर 12th तक जाता है। अब इसके आगे क्या? 12th के बाद बच्चे को डिसाइड करना होता है कि वो उसको अपना फ्यूचर किस लाइन में बनाना है। तो 12th के बाद फिर वो कोर्स के लिए कॉलेज जाता है, कॉलेज से फिर वो डिग्री कंप्लीट करता है। बैचलर्स कंप्लीट हो जाती है तो कुछ बच्चे मास्टर्स के लिए निकल जाते हैं और कुछ बच्चे पीएचडी कर लेते हैं। पर फिर क्या जॉब मिलती है? नहीं। भारत के अंदर आज भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जॉब ही नहीं। 48% यूथ है ये जिसको जॉब नहीं मिलती है ग्रेजुएशन के बाद। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मास्टर्स करना, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पीएचडी करना, उनके कंधों पे बोझ होता है। लेकिन क्या हमारा देश उन सभी बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड कराता है? आई डोंट थिंक सो। अब बात करते हैं वोट के बदले स्कूल यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। हर साल भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के अंदर काफी सारे वादे किए जाते हैं। उनमें से कॉमन वादा ये होता है कि हम आपके गांव में स्कूल बना देंगे या फिर आपके जिले में कॉलेज बना देंगे। लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद तो जाते हैं, क्या वो सही तरीके से मेंटेन होते हैं? स्कूल में किसी बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आज टीचर आए थे, क्या तुम्हें बुक्स मिली है, क्या मिड डे मील में खाना तुम्हें सही तरीके से मिल रहा है, दाल में कितना पानी है? कोई नहीं पूछता है। ना मिड डे मील का बजट पूछता है, ना बुक्स का सर्वेलेंस करता है कि क्या बुक्स सही है क्या गलत है। एजुकेशन सिस्टम को भी परखने की कोशिश ही नहीं करता है। आज भी यूपी बिहार में काफी सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा और टीचर बहुत। एग्जाम्पल लेते हैं यूपी के एक स्कूल को जहाँ पे 600 प्लस बच्चे और टीचर कितने? सिर्फ 4। पढ़ेंगे क्या वो और ये पढ़ाएंगे क्या वो? एमपी में एक स्कूल है जहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है। आप सोचेंगे एक मिड डे मील का बजट कितना है? सिर्फ 15 रुपए। सोच सकते हैं 15 रुपए में क्या मिलेगा? एक रोटी या फिर पार्ले जी का एक छोटा सा पैकेट। ये है हमारे देश के मिड डे मील का बजट जो एक नॉर्मल स्कूल में दिया जाता है। आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लागू किया गया था। आज उसे 15 साल हो गए और सही तरीके से वो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हुए हैं ना 20 रुपए की थाली लेते हैं और भर भर के खाना खाते हैं। और जो बच्चा छोटे गांव से आता है और छोटे स्कूल में पढ़ रहा है उसका सिर्फ बजट कितना है मिड डे मील का? 15 रुपए। ये सवाल आपको पूछना चाहिए सरकार से कि चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप भारत में हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास रोजगार नहीं। सुनने में अजीब लगा, बताता हूं आपको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 25 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं पर उनमें से 29% के पास रोजगार ही नहीं है। अजीब लगा ना सुनने में? जो बच्चा हर साल फीस भरता आ रहा है कॉलेज में जो कि 1.5 लाख 1 लाख दे रहा है और ग्रेजुएशन के बाद उसे सिर्फ 15,000 रुपए की जॉब मिल रही है तो फायदा क्या है? वहीं भारत के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं उनमें से अगर देखा जाए कि उनके पास नौकरी नहीं है तो वो सिर्फ 3% के आसपास है। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास 29% के पास जॉब नहीं है और जो अनपढ़ है उनके पास 3% के आसपास जॉब है। यानी कि अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको नौकरी मिलनी आसान है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास जॉब ही नहीं है इंडिया के अंदर। इस देश के अंदर जब यूथ किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, स्किल आती है कोई? अब स्किल तो किसी ने सिखाई नहीं ना, क्योंकि 10th से लेके 12th और 12th से लेके कॉलेज, कॉलेज से मास्टर्स, स्किल का क्या ये कौन सिखाएगा? ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड ही नहीं है ना। और एजुकेशन सिस्टम में जब ऐड नहीं है तो हम सीखेंगे कहां से? सेम सवाल सीयूईटी का भी है। जो बच्चे 12th दे रहे होते हैं उन्हें जीटी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, ना उन्हें पॉइंट्स पता होता है ना रीजनिंग पता होता है। ये एसएससी सीजीएल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कराई जाती है। अब आप 12th से निकले हुए बच्चे जो सीयूईटी देना चाहते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भैया आप जीटी का टेस्ट दीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए और कॉलेज की सीट ले जाइए। ये एक ऐसा चीज है भाई जब आपने किसी चीज की तैयारी कराई ही नहीं आप उसका टेस्ट कैसे ले सकते हैं? स्कूल में एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है जीटी का और टेस्ट धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। और 12th से निकला हुआ बच्चा जिसने भी बोर्ड दिया उसको नेगेटिव मार्किंग के बेस पे सीट अलॉट करी जा रही है। उसने कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है यार? वो तो सिंपल से सिंपल एक डिग्री कॉलेज चाहता है ना, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करने में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर तो वेल मेंटेन हो जाता है, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर्स के सेक्शन को अच्छी तरीके से बना दिया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स को ढंग से बनाया ही नहीं जाता है। दुनिया भर में हम सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं
ये तो बहुत प्राउड की बात, पर शर्मनाक बात ये है कि उन इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिलती है। उनको हम स्क्रू ड्राइवर देके बोले ना कि देखो भैया यहाँ पे ये दिक्कत है, इसको ठीक कर दो, कोई करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शर्म आती है, इस चीज से, स्किल से शर्म आती है उन्हें अपनी। तो उन्हें डिग्री पकड़ा के उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस दे चुके हैं कि एमएनसी कंपनी में आपको एक वेल रेप्यूटेड जॉब दी जाएगी, अदरवाइज आपके लिए कुछ नहीं है इस देश में। अब बात करते हैं इस जनरेशन के बारे में कि ये जनरेशन एजुकेशन सिस्टम को क्या समझती है। जब इस जनरेशन से सवाल पूछा जाए कि आप इस एजुकेशन सिस्टम से क्या समझते हैं, मतलब इसमें क्या गलतियां हैं और इसमें से क्या इन गलतियों को सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। इंस्टाग्राम पे फिल्टर और स्नैपचैट पे स्ट्रीक कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारा देश गर्क में जा रहा है नहीं जा रहा है। ये वाली जनरेशन जब चली जाएगी, यानी कि जो हमारे मदर फादर हैं, जो नेता हैं, वो जब चले जाएंगे तो वो किन के कंधों पे इस देश को छोड़ के जाएंगे? इन लोगों के ऊपर जो स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाने में लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में लगे हुए हैं, फिल्टर्स बना रहे हैं। लड़कियों से देखा जाए ना, लड़कियों से पूछा जाए कि हमारे इस देश के अंदर सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ से निकल के आते हैं, तो वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगेंगे, वो फिल्टर्स देखेंगे। उनके पास फैशन सेंस तो है, लेकिन उनके पास एजुकेशन सेंस ही नहीं है, वो सेंसलेस हो चुका है। लड़कों के पास सिर्फ गुंडागर्दी रह गई है, गाड़ियों का शौक रह गया, पता ही नहीं चल रहा इस देश में चल क्या रहा है। ये है हमारे देश का जेन जी, जिनके कंधों पे हम देश छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे अटका हुआ है। ये जेन जी कोचिंग इंडस्ट्री से सवाल नहीं पूछेंगे, जिनका 58,000 करोड़ का बिजनेस होता है हर साल, लेकिन सुसाइड लिस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। ये जेन जी उनसे सवाल नहीं करेंगे कि आपके यूपीएससी में 10 लाख स्टूडेंट ऐड होते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ 1000 को मिलती है। अगर आपको लगता है कि कॉलेज एक टेंपल है, तो वेलकम टू द रियल इंडिया, जहां पे कॉलेज एक दुकान है, डिग्री एक फ्री रिसिप्ट है और इंटर्नशिप एक फ्रॉड। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के स्कैम के बारे में। अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने रुपए लगते हैं पता है? 10 से 15 लाख रुपए। आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं। और सेम हाल एमबीबीएस में भी, यानी कि अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको डरना चाहिए, क्या ये डोनेशन वाला डॉक्टर तो नहीं है? क्योंकि एमबीबीएस की सीट मिलती है सिर्फ 1 करोड़ तक प्राइस में, यानी कि 1 करोड़ अगर आपकी जेब में है तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे और आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी। बिहार के नालंदा, जहां पे एजुकेशन का हब हुआ करता था पहले, और बंगाल की शांति निकेतन, जहां पे एजुकेशन का सबसे बड़ा हब था, जो फेमस थे कि यहाँ पे सबसे बढ़िया एजुकेशन दी जाती है, आज वहां पे एजुकेशन माफिया बैठी हुई है, जो पैसे लेकर आपको डिग्री दे देती है। बस फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कॉलेज किया है नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता आपने 12th करी है नहीं करी है, आपका नाम आएगा, आपका पैसे आएंगे और आपको डिग्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे स्कैम के बारे में, यानी कि फेक कॉलेजेस के बारे में। यूजीसी ने खुद बताया है कि दिल्ली के अंदर खुद 24 कॉलेज ऐसे हैं जो फेक चल रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, यानी कि सरकार की नाक के नीचे से सब कुछ हो रहा है, सरकार को पता तक नहीं लग रहा है। आजकल के कॉलेजेस बंद तो गए हैं, बस एक बिल्डिंग बना देते हैं और समझ जाते हैं कि कॉलेज बन गया है। 1.5 लाख रुपए फीस लेने के बाद बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बच्चों को कौड़ियों में थोक के भाव में देख के बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट हो चुकी है। 1.5 लाख रुपए लेने के बाद बच्चों को ऐसी चीज सिखाई जानी चाहिए जिसके वो आगे चल के यूज कर सके, पर मिलता क्या है? हर 2 महीने में फेस्टिवल मिल जाते हैं और हमें पैसे भरने पड़ते हैं अंदर तक। ये कैसे कॉलेजेस चल रहे हैं? ऐसे कॉलेज को तुरंत बंद कर देना चाहिए और सारी फैकल्टी को अंदर डाल देना चाहिए। हर साल 4 से 5 लाख बच्चे अफेक्ट होते हैं फेक कॉलेजेस के चक्कर में, यानी कि वो एडमिशन ले लेते हैं, जब डिग्री उनके हाथ में आती है 3 साल बाद, तब उन्हें पता लगता है कि ये कॉलेज तो फेक है। तो कोई AICTE के रूल के बिना ये कॉलेज चल रहे हैं और लोगों को फर्क तक नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा लेते और फेक डिग्री देते और हो गया सबका काम। अब बात करते हैं RT एक्ट के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर के। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये होता है कि हमारे देश में जो भी बच्चा है, अगर उसको फ्री शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो कर सकता है इस एक्ट के थ्रू, क्योंकि सरकारी स्कूल काफी सारे इस देश के अंदर। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक दिक्कत है। सेक्शन 12(1)(c) कहता है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मतलब जो भी जिनका प्राइवेट स्कूल वगैरह है, उन सब के अंदर 25% आरक्षण दिया जाएगा उन सभी वीकर सेक्शन वालों को, यानी कि SC, ST, OBC और EWS को भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक लूप होल आता है निकल के। कैसे? जो भी माइनॉरिटी का स्कूल है, फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, और उसके पास लाखों बिलियन डॉलर का ट्रस्ट है उसका, और पर फिर भी ये एक्ट उसके यहाँ लागू नहीं होगा। ये तो दिक्कत वाली बात है। अगर वो बिलियन डॉलर्स का ट्रस्ट है तो फिर वो 25% रिजर्वेशन क्यों नहीं देता है? ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। लेकिन ये एक्ट उन सभी पे लागू किया जाता है अगर ये
हिंदुओं के स्कूल हैं, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी हिंदू के ऊपर रन कर रहा है, किसी हिंदू कोई संस्थान है, तो ये एक्ट वहां लागू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम, कोई सिख, वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट होगा तो ये रिजर्वेशन उनको दिया ही नहीं जाएगा, चाहे वो $1 बिलियन का ट्रस्ट क्यों ना हो। अब बात करते हैं आरटी एक्ट के रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते हैं, जो वीकर सेक्शन के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल EWS, OBC, SC, ST, और जो जिनका रिलीजन बहुत ज्यादा वीकर पे है, यानी कि वो माइनॉरिटी में कंसीडर है, मतलब तादाद में कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ज़ुरैर जो रिलीजन के लोग हैं वो माइनॉरिटी में कंसीडर किए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाते हैं उनको माइनॉरिटी में कंसीडर करके उनको उस रिजर्वेशन के तहत उनका एडमिशन करा देंगे। बट मैं यहाँ एक बात मानना चाहता हूँ कि कश्मीर में मुस्लिम जो है मेजोरिटी में, लेकिन पूरे भारत में माइनॉरिटी में। जामिया मिलिया इस्लामिया माइनॉरिटी से कंसीडर करके उनको रिजर्वेशन दे देता है, लेकिन कश्मीर में जो मुस्लिम है वो मेजोरिटी में है, तो वहां तब भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। लेकिन वहां तो हिंदू माइनॉरिटी में है ना, तो उनके हिसाब से, अब आरटी एक्ट के हिसाब से, जो माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहां हिंदुओं को मिलना चाहिए, लेकिन वहां तब भी किसको मिल रहा है, वहां मुस्लिम्स को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑल इंडिया के हिसाब से लेके चल रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया के हिसाब से उनको स्टेट वाइज लेके चलना चाहिए। जैसे नागालैंड में क्रिश्चियन, वहां क्रिश्चियन जो है बहुत ज्यादा मेजोरिटी में, 88% वहां क्रिश्चियन मौजूद हैं, लेकिन पर फिर भी उनको, उन सभी को, क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन दिया जाता है हिंदुओं के मुकाबले। यही हालात सिर्फ पंजाब में भी है, जहाँ पे सिख मेजोरिटी में है, लेकिन पर फिर भी उनको माइनॉरिटी कंसीडर करके रिजर्वेशन दे दिया जाता है। इन सभी राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये आरटी एक्ट के अंदर सबसे बड़ा लूप होल है जिसको फिक्स करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। पहला, इस देश के अंदर जो भी फेक कॉलेज चल रहे हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए, और जो भी रियल कॉलेज है, जो भी जेन्युइन कॉलेज है, उन सबको यूजीसी के द्वारा एक परमिट नंबर देना चाहिए, जिससे ये पता लग सकता है कि ये कॉलेज रियल है या नहीं। दूसरा, आरटी एक्ट, यानी आरटी एक्ट के अंदर एक माइनॉरिटी रिजर्वेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया के अंदर एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और एक मेजोरिटी में है, और वहीं दूसरे एरिया के अंदर जाके वो जो माइनॉरिटी वाली थी वो मेजोरिटी बन जाती है, और जो मेजोरिटी वाली वो यहाँ जाके माइनॉरिटी बन जाती है। पर फिर भी रिजर्वेशन एक मेजोरिटी को ही मिल रहा है, एक ही कम्युनिटी को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस लूपहोल को ठीक करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ये टाइम एजुकेशन को बदलने का है, एजुकेशन सिस्टम को बदलने का है। सेम एजुकेशन के पाथ पर चलते इस देश को नहीं बदला जा सकता। पर ऐसी वीडियोस देख के हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।